हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की वापस से। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लास मैंने डायरेक्ट शुरू नहीं की। आज की क्लास भी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। तो भैया आज फिर से वही चीज हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सीरीज जिसमें हमें कितने क्वेश्चन देने हैं? 150 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक साइड से देने हैं। 150 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के। 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिजिक्स के। ये 150 हो गए, ये ऑर्गेनिक के हो गए, ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के, ठीक है। ये फिजिकल भी है और इनऑर्गेनिक भी है। फिर 150 प्लस 150 ये 11th और 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल अब क्वेश्चन गिन लीजिए कितने हो गए। ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 600। 600 क्वेश्चंस। देखिए, बार बार मैं आपको ये चीजें क्यों बताता हूं, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चा इन चीजों को बहुत हल्के में ले लेता है कई बार, और उसमें बच्चे का भी कसूर नहीं है। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसका एक रीजन है। जनरली आप देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, चैनल्स पे, क्लासेस में, इसके अलावा अपनी ऑफलाइन क्लास में, स्कूल की क्लास में ये बोलते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, देखना इस बार ये आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बच्चे को लगता है कि अरे सब ऐसे ही कहते हैं, तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो सब कहते हैं अच्छी बात है। कोई ना कोई तरीका होगा उनका, कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, उसी के हिसाब से कहते हैं। ऐसे तो कोई भी नहीं कहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कहते हैं, वो भी सही कह रहे हैं। आप उनकी बातें फॉलो करो। अगर कोई बता रहा है तो उनके क्वेश्चंस कीजिए, कौन सी आफत आ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है, बताइए। अगर कोई कह रहा है कि आपसे देखो भैया ये 100 क्वेश्चन है, ये अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिए, तो कर लो ना भाई, कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं करोगे क्या आप? आपको करना क्या है? क्वेश्चन ही तो करने हैं। अरे भाई, नीट की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चंस करोगे कि नहीं करोगे? तो करो। जो कोई टीचर बता रहा है इंपॉर्टेंट, तो करो उनको। ऐसे ही मैं भी बता रहा हूँ। 600 क्वेश्चंस हैं टोटल हमारी साइड से, जिनमें से 300 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, 300 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। 600 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन दोनों को मिलाइए, इक्वल्स टू 140 प्लस नंबर्स out of 180 in chemistry and physics both। दोनों की मैं आपसे कहता हूं कि आएंगे। शर्त एक ही है, क्वेश्चन के साथ जो जो हम बता रहे हैं वो कंप्लीट करें। चलिए अब इन बातों को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैं आपको इससे पहले 120 क्वेश्चन दे चुका हूं। देखिए, आज 121 से चालू होने जा रहा है। तो 121 से लेके 126 तक, 121, 22, 23, 24, 25 एंड 26, टोटल 6 क्वेश्चन इन ईच क्लास हम दे रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक कंपाउंड दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, एक साइक्लिक कीटोन या एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। कोई भी कंपाउंड हो कार्बोनिल, अगर उसके HCN के साथ रिएक्शन हो तो क्या करना है, पहले तो वो सीखेंगे। फिर हमने एक एग्जांपल लिया एसिटाल्डिहाइड का, उसकी रिएक्शन HCN से करा रहे हैं, और HCN से रिएक्शन के बाद ये बन रहा है कोई कंपाउंड जिसको इसने A बोला है, जिसको डाइल्यूट HCl से वो हाइड्रोलाइज करा रहा है, फिर वो B बना रहा है और पूछ रहा है व्हाट इज B, यानी B के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वो आपसे जानना चाहता है। चलिए, इस सवाल को करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको पहले बताया, इस क्वेश्चन के साथ या हर क्वेश्चन के साथ जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो पूरी आपको कवर करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि मान लो जी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर उसकी रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ हो रही हो तो आपको मालूम होना चाहिए वो एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और उस मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो एक एक चीज को याद रखेंगे आप, ठीक है? हो सकता है मैकेनिज्म ही पूछ ली जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होती है ये, आप इसे NAR भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मैकेनिज्म, या AN के तौर पे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों सही हैं, आप किसी भी तरीके से बोले। रिएक्शन जब भी होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड का इस तरह से C और O के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होते ही O पे माइनस बनता है, C पे प्लस बनता है। देखिए, जब ये टूटेगा तो प्लस माइनस में आयोनाइज हो जाएगा बॉन्ड। जिस पे माइनस आ रहा है उस पे प्लस जुड़ेगा, जिस पे प्लस आ रहा है उस पे माइनस जुड़ेगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो फर्स्ट अटैक ऑन दिस कंपाउंड इज न्यूक्लियोफाइल।
first attacker on this compound is nucleophile. Cn minus attacks on this compound. It means जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लोगे उस पर पहला अटैक Cn माइनस करेगा। अब इसी को सवाल बना के पूछ लेगा आपसे किस रिएक्शन में फर्स्ट अटैकर कौन है, तो आप कहना Cn माइनस इज द फर्स्ट अटैकर इन दिस रिएक्शन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें तो कोई इफेक्ट बट नहीं है, लेकिन जो चीज मैं इस क्वेश्चन के साथ बताऊंगा वो भी आपको याद रखनी है, तब जाके एक क्वेश्चन पूरा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यूं नहीं कि वीडियो को स्किप किया और इसका आंसर देकर आगे बढ़ गए, देखो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, ओ पे लगेगा H और C पे लगेगा Cn, लेकिन पहला अटैक करेगा Cn माइनस। Cn माइनस का अटैक होगा पॉजिटिव पार्ट पे, ये पॉजिटिव पार्ट पे इसने अटैक किया और ये मिला O माइनस Cn। देखिए गौर से, दिस टाइप का एक एनायन इंटरमीडिएट के तौर पे आपको मिल जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। इंटरमीडिएट भी याद रखेंगे। अब इस इंटरमीडिएट पर अटैक करेगी H प्लस, ये H प्लस O पे जुड़ जाएगी और आपको ये मिलेगा इस तरह का कंपाउंड जो कि एक सायनोहाइड्रिन कहलाता है। सायनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे। दिस इज सायनो, दिस इज हाइड्रिन। अब ये कंपाउंड जो भी है उसी के हिसाब से नाम बनेगा। सपोज दैट दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अगर आपने जो भी लिया है, कहने का मतलब जो भी आपने लिया है उसी के हिसाब से इसका नाम बनेगा। एसीटोन लिया है तो एसीटोन साइक्लोहाइड्रिन, साइक्लोपेंटेनोन लिया है तो साइक्लोपेंटेनोन साइनोहाइड्रिन। मेरी बात समझ गए कैसे नाम देना है? ये तरीका है नाम देने का, यानी कि नाम को डेराइव करना है, उसी से उत्पन्न करना है, व्युत्पन्न करना है। अब बात ये आती है इसके बाद क्या? इसके बाद अब आपको मैं तीन चीजें सिखा रहा हूं, आप तीनों को याद करेंगे। पहली चीज, अगर एरो के ऊपर डाइल्यूट HCl लिखा मिल जाए या फिर एरो के ऊपर H3O प्लस लिखा मिल जाए या फिर एरो के ऊपर H2OH प्लस लिखा मिल जाए, इन तीनों सिचुएशन का मतलब है कि Cn ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कराना चाहता है। Cn ग्रुप का पूरा हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि फुल्ली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और फुल्ली हाइड्रोलाइसिस होने के बाद Cn ग्रुप कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप। इस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन अब कंप्लीट हुई है, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ना तीन चीजें बता रहा हूं, एक चीज ये सुन लीजिए, अगर ये कंडीशन लिखी है तो Cn को COH में बदल देना। एक्चुअली क्या हुआ, C और N के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं। जब वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं तो तीनों बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं। तीनों बॉन्ड टूटते हैं तो तीन वैकेंसी N पे आ जाती है और तीन वैकेंसी C पे आ जाती है। C पे जो वैकेंसी आती है उनमें तो वाटर का OH जुड़ जाता है और N पर जुड़ जाती है वाटर की H। इस तरह से, यानी एसिड की H। इस तरह से आपको ये दो कंपाउंड बनाने, एक पर दो OH से ज्यादा या दो OH नहीं रह सकते, इसलिए H2 निकल जाता है एंड Cn ग्रुप कन्वर्ट इनटू COOH। दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये जो NH3 बना है, ये NH3 जो है HCl से जुड़ता है और NH4Cl बन के अलग हो जाता है। तो मेरी बातों पे ध्यान दें, गौर करें। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं दूसरी बात की जो मैं आपको समझा रहा। दूसरी चीज सुनिए। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए डाइल्यूट HCl नहीं लिखा मिले, इसकी जगह कोई लिखे कॉन्सेंट्रेट HCl, समझ गए, प्लस H2O, तो समझ जाना कि हाइड्रोलाइज तो वो अभी भी कराना चाहता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट HCl लिखने का मतलब है कि उसने पानी की क्वांटिटी यहाँ कम रखी है, पानी की मात्रा कम रखी है, इसलिए वो इसका फुल्ली हाइड्रोलाइसिस नहीं बल्कि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराना चाहता है। तो कंडीशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब इसके बारे में सुनिए। अगर आपको ये कंडीशन दे रखी हो तो आपने जो Cn लगा रखा है, देखो जो भी काम करना है Cn के साथ करना है, OH का कोई रोल नहीं है। तो C और N के बीच का एक पाई बॉन्ड तोड़ देना। मेरी बात समझ में आ रही? एक पाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो इस पे तो लग जाएगा OH और इस पे लग जाएगी H। ये हो गया पानी का एडिशन, जुड़ गया। अब गौर से देखिए, जैसे आप डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH जोड़ेंगे तो ये इनोलिक कंडीशन में आ जाएगा। इसमें टोटो करा दो, ये हो गई इसकी टोटोमेरिज्म। जैसे इसमें टोटोमेरिज्म होगी तो ये जो H है ये निकल के यहां चली जाएगी और पाई बॉन्ड निकल के यहां आ जाएगा। यानी कि ये जो कंपाउंड है आप इसको कुछ इस तरह से बदल दीजिए, C डबल बॉन्ड O
NH2 और ये OH यानी कि एक एमाइड बन जाएगा। वापस देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ लीजिए इस बात को। तो आप दिमाग में फिक्स कर लो, अगर मुझे ये कंडीशन मिलेगी डाइल्यूट HCl तो मैं COH में कन्वर्ट कर दूंगा CN को, और अगर ये वाली कंडीशन मिलेगी तो मैं CN को CONH2 में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरी बात को याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन पे लेके चलता हूं। तीसरी कंडीशन आपके सामने ये रही कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरी कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार वो क्या करते हैं, इस तरह से LiAlH4 लिख के दे देते हैं, या फिर सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल लिख के दे देते हैं। वो कहना चाहता है कि मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया है, अब आप इस रिएक्शन को कवर कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए कि ये जो साइनोहाइड्रिन आपने बनाया था, इस साइनोहाइड्रिन में अब क्या करोगे आप अगर ये कंडीशन मिल जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है मेरे बच्चों? मेंडियस रिडक्शन या मेंडियस रिएक्शन, आप कुछ भी बोलिए, रिडक्शन है इसलिए मेंडियस रिडक्शन बोल सकते हो, और आप रिएक्शन बोलना चाहें तो रिएक्शन बोल सकते हो, दोनों नाम ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको? फुल्ली रिड्यूस करना है, फुल्ली रिडक्शन करना है। ये लीजिए कि मैं फुल्ली रिडक्शन कर रहा हूं, ये मैं बोर्ड को थोड़ा ऊपर जंप करा देता हूं। लो मेरे बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, ये करा दिया फुली रिडक्शन। ये फुली रिडक्शन, फुली रिडक्शन में क्या करोगे आप? OH के हाथ नहीं लगाना, सारा काम CN के साथ करना है। C और N के बीच के दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो। फुली रिडक्शन यानी कि या कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ना ही कोई लाइसिस हो रहा है, ये कोई टूट नहीं रहा कंपाउंड, ये कंपाउंड वही रहेगा, रिडक्शन हो रहा है, मतलब H जुड़ेंगे, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है किसी को। तो दो पाई बॉन्ड तोड़ के पूरा यूं का यूं रखो और इन पे 2H इधर जोड़ दो और 2H इधर जोड़ दो, आपको एमाइन मिल जाएगा। इस रिएक्शन में जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड लोगे वो आपको एमाइन तक पहुंचा देगा, अगर आप ये कंडीशन लेते हैं। ये मेंडियस रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये रहा चौथा रिएक्शन। एक और देख लीजिए, मैंने 3 की कही थी, एक्चुअली वो 3 किस लिए कही थी कि मैं एक तो फुली हाइड्रोलाइसिस बता रहा था, एक पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बता रहा था और एक रिडक्शन बता रहा था, लेकिन मैं रिडक्शन के 2 हिस्से बना रहा हूं। जैसे मैंने इसके 2 हिस्से बनाए, पहले मैंने इसको फुली हाइड्रोलाइज किया फिर पार्शियल किया, ऐसे इसको मैंने पहले फुली रिडक्शन किया, अब मैं पार्शियल रिड्यूस कर रहा हूं। पार्शियल रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा? SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl लिख के देगा। इन कंडीशन का इस्तेमाल भी रिडक्शन में किया जाता है, और साइनाइड का रिडक्शन जब इन कंडीशन से किया जाता है तो मेरे बच्चों इसको कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। आपने खूब नाम सुना होगा स्टीफन रिडक्शन का, ये स्टीफन रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या करना है आपको? ये जो OH है इसको तो छेड़ना मत, क्योंकि सारे काम CN के साथ हो रहे हैं, और ये C और N के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना बस। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? क्या तोड़ेंगे? सिर्फ एक पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो फुली रिडक्शन था, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा। दिस इज पार्शियली रिडक्शन, ये पार्शियल रिडक्शन हो गया। अब इस पे H जोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दिया। अब इसको आगे हाइड्रोलाइज किया था इसने, किस आदमी ने? स्टीफन ने। इसने कहा कि एसिडिक कंडीशन में या HCl HCl मिला के डाइल्यूट HCl करके, और इसमें क्या मिला दीजिए? डाइल्यूट HCl करके इसका रिडक्शन कर डालिए, और रिडक्शन करके इसको डाइल्यूट HCl मिला के हाइड्रोलाइज कर डालिए। तो जैसे हाइड्रोलाइज करूंगा ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा? इधर O लग जाएगा, उधर H लग जाएंगी। आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। ये OH यूं का यूं है, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड, NH पे H2 जुड़ गया तो NH3 बन गया, जिस पे जुड़ गई Cl तो ये NH4Cl बन गया। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये 4 रिएक्शन है। अब बच्चों 3 मई आ रही है, एक ही महीना बीच में है, मानते हो ना? इनमें से एक सवाल इस साल के नीट में देख लेना, यानी कि आज जो मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा उन 6 क्वेश्चन में दिस इज द नंबर 1 क्वेश्चन, दिस इज द हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास का स्टार क्वेश्चन ये है। ये जो सवाल मैंने आपको समझाया है, इस सवाल के साथ जो जो मैंने चीज बताई मेरे बाबू, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो फिर वो आपकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज कर ली तो ये मान के चलिए नीट के पेपर का इस साल का एक सवाल आपके सामने ही है। समझ गए? ठीक है, अब इस सवाल को कर लेते हैं। अब कर दूं इस सवाल को? अब कर दूं? अब देखो मैंने पूरी चीज समझा दी, अब इस सवाल को करूंगा।
ठीक है, समझ गए। तो इस सवाल को समझाने में मेरे बच्चों, इस सवाल को समझाने में जो भी मैंने बताया वो एक एक चीज याद करो मेरे बाबू। देखो समझदारी बने, समझदार से काम कीजिए, ऐसे नहीं, ना अपने को जल्दबाजी करनी है, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, बस एक एक चीज ध्यान रखनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज की इस क्लास का जो ये पेज है रिक्वेस्ट, इसको याद कर लेना। एक सवाल नीट में आ रहा है, कौन सा आएगा, ये लिखा है रेड कलर से, वो आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कोई सा भी हिस्सा पूछ सकता है वो, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। ये पेज याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन आएगा। एक की तो मैं 100% कह रहा हूं, दो भी आ सकते हैं, किसी क्वेश्चन का सीक्वेंस भी बन सकता है इससे। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं सीक्वेंस के क्वेश्चन बनाने में। सीक्वेंस मतलब एक कंपाउंड ले लिया, उसकी रिएक्शन किसी से कराई, फिर ए बना दिया, उससे फिर बी बना दिया, उससे फिर सी बना दिया। ऐसा जो मैंने बनाया ना ये क्वेश्चन, इस टाइप का सीक्वेंस बना के दे सकता है वो, इस टाइप की चीजों को इस्तेमाल करके। अब ऊपर वाले सवाल को करते हैं। तो ए तो हो गया साइनोहाइड्रिन के भैया, साइनोहाइड्रिन बन गया। ये तो हो गया ए, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं मेरे बालकों के लिए ताकि मेरे बच्चों को दिखे। ये CH3, ये C, ये H, ये OH और ये CN, ये हो गया साइनोहाइड्रिन। अब इसका कर दो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करते ही मैंने क्या कहा था आपसे, अगर इनमें से कोई कंडीशन लिखी मिलेगी तो आप CN का कन्वर्जन सीधा COH में कर डालिए। ये कन्वर्ट हो गया COOH में, CH3CHOH COOH। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं देख पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं, कोई कोचिंग गया है, कोई टेस्ट दे रहा है, कोई किस में लगा हुआ है, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आए तो इसको कई बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो सब आप करें। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि इसके बारे में नीचे जो स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। मेरे बच्चों को बात समझ नहीं आ रही शायद। मैं कह रहा हूं ये आपका प्रोडक्ट बन गया। वो प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे प्रोडक्ट पूछ ही नहीं रहा, वो तो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, क्या बी एक एमाइड है? नो। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि एमाइड इस कंडीशन में बनता है, देखो यहां एमाइड बन रहा है, तो आप गलती कर देते ना, फिर ये क्वेश्चन कैसे होता बता, इस क्वेश्चन का ही तो पार्ट है नहीं। अब मुझे बताना पड़ा ना एमाइड कहां से बोल रहा है, एमाइड क्यों बोल रहा है। ऑप्शन भी तो वो सोच समझ के बनाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना ऑप्शन बना देगा, कुछ भी कोई भी ऑप्शन बना के आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसा नहीं होता बाबू। ऑप्शन भी काम के और सोच समझ के बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखते रहे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या ये ए बी एमाइड है? नहीं भैया, बी एमाइड नहीं है। क्या बी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है? ओ माय गॉड, यस, ये तो सही कह रहा है। CH3CHOH। क्या आप जानते हैं कौन है? दिस इज लैक्टिक एसिड। पता भी है आपको, लैक्टिक एसिड एक कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड मतलब द कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसीज, this type of carbon are known as chiral carbon, and this type of compound or structure is optical active structure or compound। नेक्स्ट है बी इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ भाई साहब, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और तीसरी चौथी चीज कह रहा है, क्या ये दूसरे तीसरे दोनों चीजें सही है? सही कह रहा है बाबू। हमारा आंसर चौथा है कि भैया सेकंड और थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस प्रोडक्ट। एनी डाउट? अब मैं चलूं आगे लेके। तो देखो एक एक चीज को समझिए, जल्दबाजी हमें हंसा देगी। सर डाइल्यूट HCl का OH पर भी कुछ इफेक्ट होता है ना? CN से COH तो बनता है, ठीक है, CN से COH बन जाता है, लेकिन डाइल्यूट HCl OH को हटा के Cl नहीं लगा सकता। अगर हम डाइल्यूट HCl की जगह कॉन्सेंट्रेट HCl लेते, याद करो मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे बच्चे ने। देखो कई बच्चे तो बड़ा इफेक्टिवली काम करते हैं, ये है तरीका, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी ल्यूकस रिएजेंट की, जहां आप क्या करते हैं, ड्राई ZnCl2 लेते हैं, ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। तो डाइल्यूट HCl में इतना दम नहीं होता कि वो OH को हटा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके Cl लगा दे। ध्यान से सुन ले, डाइल्यूट HCl इस OH को हटा के Cl नहीं लगाएगा। दानिश मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? डाइल्यूट HCl का OH पर कोई इफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब समझते हैं आप, डाइल्यूट कितना डाइल्यूट है,
हमने पानी लिया है खूब भर के पानी लिया है और उसमें सम ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl की मिलाई है, ये है डाइल्यूट HCl। इसकी कॉन्सेंट्रेट HCl की कुछ बूंदे, 2-3 बूंदे मिला के डाइल्यूट HCl तैयार किया गया है, ये है डाइल्यूट HCl जो कि हमने खूब सारे पानी में मिलाया है। अब इतना सा HCl OH को हटा नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ल्यूकस रिएजेंट हम लिखते हैं, ल्यूकस रिएजेंट को गौर से सोचो, दिमाग से सोचो, क्या था वो? कॉन्सेंट्रेट HCl था मेरा बेटा। कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ भी ड्राई ZnCl2 था, तब जाके वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। विदाउट ड्राई ZnCl2 रिएक्शन ही नहीं हो रही थी। जिसमें आपको यह भी पता होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन नहीं करता था। वेरी गुड दानिश, शाबाश, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां हमें OH को हटा के HCl नहीं लगाना है, बिकॉज यहां जो हम ले रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं डाइल्यूट है। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं ले रहे जितने में हमको ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ मोड़ दी जाए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होती है जब ये कॉन्सेंट्रेट HCl होता। चलिए अब मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। RCN रिएक्ट विद SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl H3O प्लस। अब देखो अभी जो सवाल आपके सामने था वो इसी पे था। मैंने जानबूझ के दोबारा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है बच्चा ध्यान नहीं देता है, वो जो पहले समझा है उसको इग्नोर कर देगा, उसका आंसर देख के चला जाएगा और उसको देखेगा नहीं नीचे क्या समझा है। इस सवाल को करें तो जाने। ये सवाल क्या कह रहा है कि मैंने RCN लिया, ठीक है भाई साहब लिया, अब क्या चाहिए आपको? फिर ये RCN लेके उसकी रिएक्शन SnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl से करा रहा है। आपको पता है SnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl क्या करते हैं? देखिए मैं दिखाता हूं आपको। SnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl मिलके SnCl4 बनाते हैं और 2H दे देते हैं। ये जो 2H है, ये 2H इसका रिडक्शन करने के काम में आएगी। अब इसको रिड्यूस करेंगे और काम की बात यह है कि ये सिर्फ 2 ही H दे पाएंगे एक बार में, 2H दे पाएंगे, इसलिए ये सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करने जा रहा है। बस ये लो पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन को अभी अभी मैंने नाम दिया था स्टीफन रिडक्शन। अब आप समझ गए होंगे, दिस इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन ने इसका पार्शियल रिडक्शन किया। पार्शियल रिडक्शन से केवल इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू RCH डबल बॉन्ड NH। ये लो जी। अब एरो के ऊपर लिखा है H3O प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया H3O प्लस का मतलब क्या होता है? H3O प्लस का मतलब है कि इसने पानी ले रखा है खूब सारा और उसमें कुछ बूंदे किसी एसिड की मिला रखी है। हो सकता है वो HCl हो सकता है वो H2SO4, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही कंडीशन इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए मजबूर करेगी। ये इसको हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलाइज करते इधर O लग जाएगा, उधर H लग जाएंगे और ये कंपाउंड RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। उधर जो NH3 बनेगा वो HCl से मिलके NH4Cl बना लेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल समझाया था उसी का पार्ट है ये। फिर भी मैंने इसको जानबूझ के अलग से लिखा क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसमें 0.01% का भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सवाल कराऊं और उनमें से कोई सवाल ऐसा आ जाए जो हमने नहीं किया और पेपर में आ जाए। स्टीफन रिडक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, CHO बन जाएगा। शानदार मेरे बच्चों। अब मैं लेके चलता हूं अगले सवाल के। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपका टाइम खराब करने नहीं आया हूं। मुझे मालूम है मेरे बच्चों का टाइम बहुत ही कीमती है, एक एक टाइम, इसलिए अपने सवालों को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाते हुए खत्म करूंगा, आप टेंशन ना लें। अगला सवाल ये भी देखो, अभी आपने किया है। मैंने जो सवाल आज लिखे हैं वो सारे सवाल एक साथ समझा दिए पीछे। वो क्यों समझा दिए? क्योंकि बच्चा एक बार में नहीं समझता। अब अगला सवाल देख के बताइए कौन सा रिएक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अब मेरे बच्चों एक काम की चीज जो मैं सिखा रहा हूं वो सुनिए। अगर RCHO का रिडक्शन सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस देके करवा रहा है, तब तो आपको इस रिएक्शन का नाम लिखना है BOUVOLT, बुवोल्ट ब्लांक रिडक्शन। बात को समझना, जब ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है तब तो कहलाती है बुवो ब्लांक रिडक्शन,
और जब यही रिड्यूसिंग एजेंट साइनाइड के साथ आता है तो ये कहलाती है मेंडियस रिडक्शन। थोड़ा नाम पे ध्यान रखना भैया, है ना। मैंने जानबूझ के ये सवाल लिखा है, और इस सवाल में क्यों लिखा है नेम ऑफ रिएक्शन, ताकि बच्चा इसको थोड़ा फोकस करे। दिस इज मेंडियस रिडक्शन, और मेंडियस रिएक्शन आप कुछ भी बोलिए, मेंडियस की रिएक्शन है ये। एल्डिहाइड के साथ अगर आएगा सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल तो फिर ये रिएक्शन बूवो ब्लांक रिडक्शन होगी। साइनाइड के साथ आएगा तो ये रिएक्शन मेंडियस रिडक्शन होगी। चलते हैं क्या करता है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भरपूर हाइड्रोजन दे सकते हैं। भरपूर हाइड्रोजन मतलब एक्सेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे इन दिस रिएक्शन। सो रिएक्शन फुल्ली रिडक्शन शो करेगी एंड साइनाइड कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमाइन RCH2NH2 is the product of this reaction। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब देखिए एक और बात, ये R है, अब इसकी जगह वो ऐसे दे दे तो घबराना मत। कई बार वो बेंजीन बना देते हैं और उसके ऊपर CN लगा देते हैं, ये कंडीशन लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। अरे भाई R की जगह कुछ भी दे सकता है, इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है। कई बार वो क्या करते हैं, इस तरह से साइकिल बना देते हैं, साइकिल बना के यहां कहीं CN लगा देते हैं और ये कंडीशन लिख देंगे ये वाली, बच्चा फिर कंफ्यूज। घबराना नहीं है, ये CN की रिएक्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का साइकिल से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों के सामने, वो क्या करते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगा के यहां CN लगा देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के भी HH लगा देता है और उस CN पे भी HH लगा देता है। अरे भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट इस डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये डबल बॉन्ड सेफ रहेगा और सिर्फ उस CN को ही रिड्यूस करना है, इसको छेड़ना नहीं है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रखो और इसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर दो, ये कन्वर्ट होगा बस ये। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। वेरी गुड, शानदार मेरे बच्चों। अब मैं चलता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो देखो, वो सारी चीज तो मैंने क्लियर कर दी, अब मैं एक नई क्वेश्चन पे आ गया हूं। एल्कोहल दे दिया है मुझे और उसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा रहा है। तो कई बार तो ये सवाल पूछा गया है कि किसकी प्रेजेंस में होती है, ये सवाल आ चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर, तो थोड़ा ध्यान दें। यहां एक कंपाउंड लिखा है एरो के ऊपर जिसका नाम है ड्राई HCl गैस। अगर किसी भी कंपाउंड को ड्राई कंडीशन में ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में ले रहे हैं, तो समझ जाओ वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे कि मैंने कहा HCl से स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट HCl से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट HCl, और कॉन्सेंट्रेट HCl से भी स्ट्रॉन्ग HCl गैस होती है, यानी कि HCl की वेपर ले लोगे तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे डाइल्यूट HNO3 नाइट्रेशन करता है, इससे स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेंट्रेट HNO3, और भी स्ट्रॉन्ग होता है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है फ्यूमिंग HNO3, यानी कि वेपरस HNO3, ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे H2SO4 पानी मिला दिया इसमें, डाइल्यूट H2SO4 सल्फोनेशन कर देगा। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और मैंने कहा ओलियम यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। समझ गए? तो कोई अगर ड्राई कंडीशन में लिया जा रहा है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं अगला सवाल। ड्राई HCl की प्रेजेंस में एल्कोहल की इससे रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? तो मैंने कहा क्या होगा, सबसे पहले वही रिएक्शन होगी जो मैंने बताई थी। क्या? पाई बॉन्ड टूटेगा, O पे लगेगा H और C पे लगेगा OR, ये OR और ये H। पहला अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पहला अटैक माइनस का होगा, फिर दूसरा अटैक H+ का होगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान दें। अगर आपसे इंटरमीडिएट पूछे तो इंटरमीडिएट भी लिख देता हूं मैं। सबसे पहले क्या होगा, O पे माइनस आएगा और इस पे OR जुड़ जाएगा, फिर इस पे H जुड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। पूरे स्टेप आ गए। पहले OR का अटैक होगा, O पे माइनस बन जाएगा, एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट हो गया, फिर इस पे H+ जुड़ेगा, H+ इस O पे जुड़ेगा, तो ये इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। इट्स ओके, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसे? हेमी एसिटल। ठीक है, अब आगे ये रिएक्शन यार रुकते नहीं है, वो कह रहा है कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, तो मैं अब इसको आगे तक लेके जाऊंगा, अब इसमें रुकूंगा नहीं मैं।
इसमें दोबारा आएगा H+। कौन सा H+? ये एसिड का H+। ठीक है, ये एसिड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये H दे देगा। समझ में आ रही है? एक्चुअल में यहां भी जो H हमें मिलती है वो एसिड की मिलती है, एल्कोहल की H तो एसिड में चली जाती है। ये मैंने पीछे भी मैकेनिज्म में कई बार बताया, लेकिन अपन बार बार इसको लिख देते हैं ऐसे कैसे। अब ये H+ आ गया, फिर से एसिड की H+ ने आके इस पे अटैक किया। देखते रहे आप, ये O के ऊपर लोन पेयर है तो ये बन गया RCH OH2+ और ये OR। बच्चों OH2+ जो होता है ये एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप अब इसको छोड़ दे। लिविंग ग्रुप का मतलब है जो रिएक्शन में ना रुके, जो रिएक्शन से तुरंत बाहर निकल जाए। और ऐसा कोई भी चीज जिस पे चार्ज लगा हो वो देखना आप उस पे, कहीं वो ऐसी स्पीशीज तो नहीं है जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है, जो नेचर में स्टेबल रह सकती है। अगर वो नेचर में स्टेबल रह सकती है तो वो नेचर में ही चली जाएगी, यहां नहीं रहेगी। OH2 को गौर से देखो, क्या OH2 नेचर में एग्जिस्ट करता है? हाँ, H2O, OH2 मतलब H2O ही तो है। बस तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल जाएगा। और जैसे ये निकलेगा मेरा बाबू, ये जो प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। और जैसे इस पे प्लस का चार्ज आएगा, इस पे ROH का फिर से अटैक हो गया, ये फिर से अटैक हो गया, क्योंकि ROH के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये जाके वापस से इस पॉजिटिव साइड पे अटैक कर देगा। अब देखते रहें, जैसे इस पे अटैक होगा, ये RCH, ये OR। देखो अभी इसको तो यूं कहीं लिख दिया, अब इस प्लस पे मैं इसको जोड़ रहा हूं, ये प्लस पे जुड़ रहा है, ये जुड़ गया, ये OR, ये H, ये जुड़ गया प्लस पे और O पे आ गया प्लस। इस तरह का एक कैटायन बनेगा। एक एक चीज को देख लीजिए, आजकल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। आप ये मत समझना कि केवल प्रोडक्ट से काम चल जाए, इंटरमीडिएट भी ध्यान रखो, पूछे गए हैं। जैसे अभी 2024, 22, 23 के अंदर आया था, क्यूमीन वाला क्वेश्चन आया था, फिनोल, जिसमें फिनोल बनता है, क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के क्यूमीन पेरोक्साइड बन रहा था, और वो क्यूमीन पेरोक्साइड इंटरमीडिएट था, फिर उसको आगे फिनोल में कन्वर्ट किया गया था। क्यूमीन पेरोक्साइड जो इंटरमीडिएट है उसको पूछा गया था पेपर के अंदर, समझ गए? एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक कंपाउंड लिया एल्कीन और उसकी रिएक्शन ओजोन से करा रखी थी, उसमें ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट नहीं पूछा, उसका भी इंटरमीडिएट पूछा गया था। तो बड़ा ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट। देखो ROH ने अटैक कर दिया, इट मींस एक न्यूक्लियोफाइल साइट जो है अटैक कर गई एक इलेक्ट्रोफाइल साइट पर। ऐसा होते ही O के ऊपर का जो लोन पेयर है वो तो बॉन्डिंग में काम में आ गया और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब ये ऑक्सीजन अपने आप को बैलेंस करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहेगा, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और ये जो H है वो एसिड में चली जाएगी। तो एसिड की H तो हम ले लेते हैं और एल्कोहल अपनी H एसिड को दे देता है। अब ये H चली जाएगी HCl में, वहां से आपकी H, आपने उसकी H ले ली थी ना, अभी थोड़ी देर पहले ली थी ना उसकी H, तो अब वो H एल्कोहल के द्वारा उसको वापस दे दी जाएगी, और ये बन गया RCH OR OR, दिस इज एसीटेल। ये आधा एसीटेल है, ये पूरा एसीटेल है। हेमी का मतलब होता है आधा, आधा यानी हाफ, हाफ एसीटेल। दिस इज हाफ एसीटेल, हेमी एसीटेल, एंड दिस इज फुली एसीटेल यानी पूरा एसीटेल। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो लास्ट में बनेगा। अब पॉसिबल क्या क्या है? पॉसिबल में से अब हेमी एसीटेल भी बनता है और एसीटेल भी बनता है। अब ऑप्शन दे रहा है वो, क्या हेमी एसीटेल इसमें पॉसिबल है? यस साहब पॉसिबल है। सेकंड दे दिया, क्या इसमें एसीटेल पॉसिबल है? यस साहब पॉसिबल है। थर्ड दे दिया, बताओ दोनों पॉसिबल है? यस सर दोनों पॉसिबल है। चौथा दे दिया, नो रिएक्शन, नहीं सर रिएक्शन तो होती है। अब तो आंसर आएगा थर्ड। अब दूसरे ऑप्शन देखिए, अगर उसने दे दिया हेमी एसीटेल, देखना भाई, दूसरा दे दिया एसीटेल, तीसरा दे दिया कीटेल, चौथा दे दिया नो रिएक्शन। अब आपको एसीटल को टिक करना है, यही समझा रहा हूं मैं आपको। हेमी एसीटल तब टिक करें जब ऑप्शन इस तरह से हो। अब उसने सीधा एसीटल दिया है, हेमी एसीटल दिया ही नहीं। अब दिया ही नहीं तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब उसको लास्ट वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो शुरू में जो बना उसकी बात ही नहीं कर। आ रही है मेरी बात समझ में? चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब मेरे बच्चों को लेकर चलता हूं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए। ये रही एक एल्डिहाइड कीटोन और NH2OH के साथ रिएक्शन। NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्साइल अमाइन। दिस इज हाइड्रोक्साइल अमाइन। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, हाइड्रोक्साइल अमाइन की जब रिएक्शन होती है तो कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, ये है अमोनिया डेरिवेटिव। ये कोई भी हो सकता था। आपने खूब सारी रिएक्शन पढ़ी होगी इसी की, कम से कम देखो 6 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ पढ़ी होगी, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ पढ़ी होगी, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ पढ़ी होगी, सेमी कार्बेजाइड के साथ पढ़ी होगी और एल्काइल अमाइन के साथ पढ़ी होगी। इस तरह से टोटल 6 रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी, है ना। उनमें से एक उठाई है मैंने मेरा बच्चा, है कि 6 इंपोर्टेंट है। यहाँ जेड की जगह NH2 हो सकता था, यहाँ जेड की जगह NHC6H5 हो सकता था, यहाँ जेड की जगह बेंजीन की रिंग के साथ इस तरह से 2 नाइट्रो जुड़े हो सकते थे। इसे 2,4 DNP भी कहते हैं। NH2NH बेंजीन की रिंग, NO2 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जब ये रिएक्शन करता है तो येलो ऑरेंज कलर देता है, येलो या ऑरेंज टाइप का कलर देता है। इसलिए इसको जो है ब्रेडी टेस्ट भी कहते हैं। ब्रेडी साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने रिएजेंट बनाया था। आप इसे ब्रेडी रिएजेंट भी कह सकते हो। ये ब्रेडी रिएजेंट और ये ब्रेडी टेस्ट कहलाता है। टेस्टिंग में यूजफुल है ये, कार्बोनिल कंपाउंड की टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कलर दिखाता है। ठीक है, एक यहां NH2 के साथ NHCONH2 जोड़ सकते हो। गौर से देखिए, यूरिया जैसा दिख रहा है, यूरिया में एक NH2 एक्स्ट्रा लगा हुआ, इसे सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। एक यहाँ NH2 के साथ R जोड़ सकते हो, ये एल्काइल अमाइन कहलाता है। एक यहाँ NH2 के साथ C6H5 जोड़ सकते हो, ये भी एल्काइल अमाइन कहलाता है। अब देखो, हाइड्रोजन से कराओगे तो हाइड्रोजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, 2,4 DNP से कराओगे तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, सेमी कार्बेजाइड से कराओगे तो सेमी कार्बेजोन बनेगा, एल्काइल अमाइन से कराओगे तो एल्काइल इमीन बेस बनेगा जिसे शिप बेस कहते हैं, और फिनाइल अमाइन से कराओगे तो फिनाइल इमीन बेस बनेगा जिसे शिप बेस कहते हैं। ये सारी रिएक्शन उसी से, कोई सी भी आ सकती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगी इसलिए मैंने ये लिखी। रिएक्शन हुई, H2 निकला, सब में एक ही कॉमन काम होगा, पहले H2 निकालो, H2 निकालने के बाद इनको जोड़ दो। ये CH3, ये C, ये H, ये जुड़ गया, सॉरी ये डबल बॉन्ड से जोड़ दो इसको, ये जुड़ गया मेरे बच्चों के साथ डबल बॉन्ड NOH। तो यहां से यहां तक जो हुआ, यहां से यहां तक जो हुआ, इस रिएक्शन में 2 काम हुए। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फिर एलिमिनेशन हुआ। इसलिए ये रिएक्शन का नाम कभी कोई पूछे तो ध्यान रखना, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये है इस सवाल का आंसर। ये सवाल भी पूछा जा चुका है एक बार, इस रिएक्शन को देके इसका मैकेनिज्म पूछा गया था। कई बच्चे इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल के आ गए, कई बच्चे इसे डिहाइड्रेशन बोल के आ गए, कई बच्चे इसे एलिमिनेशन बोल के आ गए, जबकि इसका सही आंसर था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो बच्चों को लेकर चलते हैं आगे की तरफ। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, हम अभी ए पर पहुंचे हैं, लेकिन ये कुछ और कहना चाहता है। अभी कुछ और कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मैंने इसको गर्म कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये C डबल बॉन्ड N टाइप कंपाउंड है, इसमें GI होती है, ध्यान रखें। C डबल बॉन्ड N टाइप कंपाउंड में GI होती है। GI होगी कि नहीं होगी? होगी। देखो CH3 भी है, H भी है, एक कार्बन पे दोनों चीजें अलग अलग है। इस पर एक NOH लगा है, एक पर लोन पेयर लगा है एक तरफ, तो ये GI शो करेगा। और जब इसके GI बनेंगे तो 2 बनेंगे, एक सिन बनेगा, एक एंटी बनेगा। इनमें से एंटी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एंटी में क्या होता है, H और OH अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब N और OH सेम डायरेक्शन में हो तो उसे सिन कहते हैं, और H और OH जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे एंटी कंडीशन कहा जाता है। दिस इज एंटी एसिटेल्डोक्सिम, एंटी एसिटेल्डोक्सिम। अभी मैं ए की ही बात कर रहा हूं, अभी बी पे नहीं गया हूं। ए क्या बना साहब? ये बना।
अब ऑप्शन में पूछ रहा है कि एंटी एसिटाइलडोक्सिम ज्यादा बनेगा कि सिन एसिटाइलडोक्सिम ज्यादा बनेगा, तो आप बोलना एंटी वाला ज्यादा बनता है। सिस और ट्रांस में से ज्यादा कौन बनता है? हमेशा ट्रांस बनता है, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात ये आती है कि ये कह रहा है कि अब मैं अगर इससे किसी एसिड की प्रेजेंस में, कई बार वो इसकी जगह जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिख देता है, डायल्यूट मत लेना ना बेटा, डायल्यूट मत लेना। कोई कई बार इसकी जगह वो कॉन्सेंट्रेट H3PO4 लिख देता है, कई बार वो इसकी जगह P2O5 लिख देता है, कई बार वो इसकी जगह PCl5, P2O5 नहीं PCl5 लिख देता है, कई बार वो इसकी जगह क्या करता है PCl3 लिख देता है। तो PCl5, PCl3 या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो इसमें एक स्पेशल प्रोग्राम हो जाता है जिसे कहते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट। यहां होगा बेकमान रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये ऑक्सिम जो बना है ना, ऑक्सिम, ये ऑक्सिम अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिम और अमाइड दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में, इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आ जाती थी, इनकी प्रेजेंस में ये कंपाउंड जो है अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और अपना ही दूसरा आइसोमर बना लेता है, अमाइड बना लेता है। ये होता है अमाइड। देखो ये अमाइड, अब समझने की चीज देखना, तो CH3, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH कंपाउंड था, जो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो अब समस्या ये आ रही है, C डबल बॉन्ड पे तो O लटका दिया, N पे H लगा दी, अब इनको क्या करूं मैं, इनको कहां लगाऊं? तो भाई साहब एंटी कंडीशन में जो भी हो, O के यानी OH के एंटी कंडीशन में जो लगा है वो N पर जाएगा, ये ध्यान रखना। अपोजिट अपोजिट वाला, ये वाला जाएगा यहां N के ऊपर, क्योंकि सिन कंडीशन से आना हिंड्रेंस को क्रिएट करता है, इसलिए ये O पे C पे आएगा, O तो C पे आएगा और H अपोजिट डायरेक्शन से इस पे जाएगा, तो यहां तो जुड़ेगी H और यहां का यहां रह जाएगा CH3। इट मींस इसका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CONH2। ये इस रिएक्शन का B है, बेकमान रीअरेंजमेंट से बना है। हाँ बेटा बिल्कुल, एसिटाइलडोक्सिम, शानदार सर। से प्रोडक्ट पूछेगा और ऑप्शन में दोनों होगा हेमी एंड एसिटाइल, तो कौन सा मार्क करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो एक और सवाल बच्चे ने पूछा, ये कह रहा है कि सर सवाल दे दिया हमसे, कौन से सवाल का है ये? पिछले सवाल का है, मैं वापस बताऊं इस बच्चे को। देखिए यहां आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे दिया, ये दे दिया, बहुत पूछ रहा है दो, एक ये नो रिएक्शन दे दिया। अब मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया, अब मैं तीसरा ऑप्शन और बना रहा हूं। पहला हेमी एसिटल, हालांकि मैंने ऐसा पीछे भी बताया था, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने दोबारा पूछा, मैं दोबारा बताता हूं। एक एसिटल, तीसरा दे दिया कीटेल, कीटेल, चौथा दे दिया एल्डिहाइड। कुछ भी लिख दिया, मेरा मन किया जो मैंने लिख दिया। लो अब क्या करें, अब मुझे ये पता है कि इसमें हेमी एसिटल बनता है, एसिटल बनता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बोथ होता तो मैं टिक कर देता, ये तो बोथ का टिक कर दिया, लेकिन यहां तो बोथ है ही नहीं, अब मैं किसे टिक करूं? बहुत ही शानदार सवाल। अब आपको टिक करना है एसिटल। डियर स्टूडेंट, जब ROH लिखा होता है और उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो इसे एक्सेस मान लिया जाता है, और एक्सेस लिखा होता है तब तो एक्सेस मान ही लिया जाता है। तो ROH दे रखा है और उसके नीचे कुछ नहीं लिख रखा, एल्कोहल से रिएक्शन कराने की कह रहा है और आपसे कह रहा है कि आप इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो आप फाइनल प्रोडक्ट को ही सेलेक्ट करेंगे जो लास्ट में बना था, यानी कि ये आपके इस रिएक्शन का, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट होगा। आपको एसिटल को टिक करना है। ठीक है दानिश, समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं आगे, दानिश की प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों को अगले सवाल पे ले जाता हूं। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट सवाल, यहां तक कंप्लीट कर लिया। ये रहा लास्ट सवाल। CH3CHO वीक बेस की प्रेजेंस ले रखी है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाना है। डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरह से कोई एल्डिहाइड या कीटोन
ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा एचओ, दिस इज अल्फा, सीएचओ के जस्ट बगल में जो कार्बन है वो कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पे H होनी चाहिए, तो समझ जाना वो वीक बेस की प्रेजेंस में, वीक का मतलब है हाईली डाइल्यूट बेस। वैसे NaOH कोई वीक बेस नहीं होता, KOH कोई वीक बेस नहीं होता, KCN कोई वीक बेस नहीं होते, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन कौन है वीक? कोई वीक नहीं। वीक इनको बनाया जाता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करके वो वीक बना देते हैं। तो आपने इसमें पानी मिला दिया, ये वीक हो गए। KCN तो चलो इनके रेस्पेक्ट में ऑलरेडी वीक है, लेकिन फिर भी आप इसे और वीक कर सकते हैं। तो वीक बेस की प्रेजेंस में अगर ले तो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती। एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल मैं अगली क्लास में भी दूंगा आपको, पहले ही मैं बता दूं, है ना। अगली क्लास में इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे, आज हम नहीं करेंगे इतना, आज बस इस सवाल को करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लीजिए इसको, इसमें क्या करना होता है, एक नहीं दो दो मॉलिक्यूल एक साथ काम में आते हैं। इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, ठीक है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। आपको करना क्या है देखिए, शॉर्ट में समझिए, ट्रिक से काम चलेगा। इसकी एच को इसके ऊपर पहुंचानी है, इसकी एच को इसके ऊपर पहुंचानी। सर इसकी एच को यहां लेके कौन जाएगा? बेस। ये जो बेस लिया है ना, ये बेस इस एच को उठा के यहां छोड़ेगा, इसीलिए बेस लिया है मैंने। ये बेस क्यों लिया जाता है? ये बेस ही इस एच को उठाता है और यहां पहुंचाता है। इट मींस इन दिस रिएक्शन डाइल्यूट बेस यानी वीक बेस वर्क एज एन कैरियर, कैरियर की तरह, कैरियर का मतलब वाहक की तरह उठा के अपने सर पे और एच को ले जाके ओ पे जाके छोड़ देगा। ये काम है बेस का, एच को उठाएगा और यहां से यहां छोड़ देगा। तो ठीक है, ये तो मैकेनिज्म हो गया ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब ये एच यहां जाएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। पूरी मैकेनिज्म हो गई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाए क्योंकि अब मैकेनिज्म का टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट करो इसको। फिर इसको सीधा सीधा ये बना दो, CH3CHOH, देखो ये H मैंने यहां जोड़ दी और इसको यहां लगा दिया, CH2CHO, दिस इज एसीटेल्डोल, दिस इज एसीटेल्डोल। लेकिन ये रिएक्शन अभी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहलाएगी, ये रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, दिस इज एल्डोल रिएक्शन, अभी तक ये कंडेंसेशन नहीं है। लेकिन अगर यहां हीट भी दे रखी होती तो फिर ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन मानी जाती, क्योंकि ये हीट क्या करेगी, इसमें से अल्फा और बीटा पोजीशन से H2 निकाल देगी, -H2 फ्रॉम अल्फा बीटा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू CO ग्रुप। CO ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा बीटा पोजीशन है वहां से H2 निकलेगा और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। ध्यान रखें कि चीज का कोई भी नहीं छोड़नी है आपको। H2O निकला और ये कंपाउंड बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। क्या आप देख रहे हैं मेरे बच्चों? ये इस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है, इसको नाम दिया जाता है, अब देखो इसको देख रहे हो आप, इसको कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ऐसे के ऐसे दो कीटोन की रिएक्शन हो सकती है, ऐसे के ऐसे एक एल्डिहाइड एक कीटोन की हो सकती है, वो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ऐसे के ऐसे दो साइक्लिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, अगर दो सेम कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं तो वो सेल्फ या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं तो वो मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कि संकर एल्डोल संघनन, हिंदी वाले भी सुन ले, वो फिर मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अच्छा, दो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं तो कम से कम एक ऐसा मॉलिक्यूल जरूर लेना जिसमें अल्फा H हो, बिकॉज अल्फा H शुड बी प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी चीज, एल्डोल कंडेंसेशन में एक नहीं दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, वीक बेस भी होना चाहिए और फिर हीट भी होनी चाहिए। अगर केवल वीक बेस लिखा होगा तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। जैसे इस सवाल में केवल वीक बेस लिखा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा, एसीटेल्डोल।
लेकिन अब मैंने इसको बढ़ा दिया कि अगर मैं हीट लगा दूं तो फिर ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन मानी जाएगी। यहां से लेकर यहां तक एल्डोल रिएक्शन है और यहां से लेकर यहां तक की जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन है। देखिए ये डिहाइड्रेशन है, ये एल्डोल रिएक्शन है और यहां से लेके पूरी यहां तक की जो रिएक्शन है इन दोनों को मिला के इसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये अब एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन वीक बेस की प्रेजेंस में होती है। अगर ये बेस वीक ना लेकर आप स्ट्रॉन्ग ले लेते तो ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, दोबारा इस पे एल्डोल, दोबारा एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हो जाती, फिर 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 एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन होती। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये रुकती नहीं और ये पॉलीमर बना लेती, रेजिन बना लेती, लास्ट में बहुलक बन जाता, पॉलीमर बन जाता। इसलिए कॉन्सेंट्रेट बेस ना लेके वीक बेस लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेट बेस इसको रुकने नहीं देता। बात समझ में आ रही? चलिए यहां तक की बात हो गई क्लियर। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो वो मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। वहां फिर दोनों तरह के काम चलेंगे। वहां ये दोनों अब जो डिफरेंट कंपाउंड आपने लिए उनकी म्यूचुअल रिएक्शन भी होगी, उससे भी प्रोडक्ट बनेगा, और उनकी पर्सनल पर्सनल यानी खुद से भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यानी कि वहां 2 या 3 या 4 तरह तक के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल आए तो वहां 4 तरह के प्रोडक्ट तक बन सकते हैं, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं अगर ग्रुप्स ज्यादा हैं तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। यहां तक का जो भी मैंने कराया उसको एक बार आप चाहो तो स्कैन कर लीजिए। कोई बच्चा मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसको जवाब दे दूं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दानिश शाबाश बेटा, पढ़ते रहो। ठीक है, आई प्रॉमिस यू आपको फायदा मिलेगा, डोंट वरी, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, आप चिंता ना करें, आप बस इनको पढ़िए जो जो मैंने बताया। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और बताऊंगा, ठीक है ना, उनको कर लेना। सारे सब्जेक्ट्स में बताएंगे हम, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, और डोंट वरी, आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे इस बार। यानी कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपने हमारी क्लास से नहीं पढ़ा हो। ठीक है, बाकी तो देखो ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। ओके मेरे बच्चों, गुड बाय। सभी बच्चे नोट कर लिए सबने? ये स्कैन अगर करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।